पढ़ाए जाने वाले पाठ को समझकर अपने शब्दों में उल्लेख करना, यानी कि इसमें थोड़ा समझकर उसको बोध होना। अगर आपको बोध होना, कैसे पता चलेगा कि आपको किसी भी विषय का बोध हुआ है कि नहीं? तो उसके लिए क्या होगा कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। भाई परिभाषित करना, पहचानना में बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। वो आपने एक बार देख लिया उसको, हाँ समझे, लेकिन उस स्तर की समझ की जरूरत नहीं है वो। लेकिन बोधात्मक स्तर में कहता है कि समझकर अपने शब्दों में उल्लेख करना। अब हम कुछ कार्य सूचक क्रियाएं देखते हैं, फिर आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जो बोधात्मक स्तर में के उद्देश्यों में जो हम कार्य सूचक क्रियाएं प्रयोग करते हैं वह है व्याख्या करना, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना, अंतर करना, संबंध देखना। अर्थात जब भी हम बोधात्मक स्तर के उद्देश्य लिखेंगे, इन कार्य सूचक क्रियाओं को लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये कार्य सूचक क्रियाएं हैं, स्पष्ट कर रही हैं कि हाँ थोड़ी सी आपको प्रयास करना पड़ेगा, यानी कि जो ज्ञानात्मक स्तर के जो उद्देश्य थे उससे थोड़ा ज़्यादा इसका एक स्तर है। तो हम अब इसको देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, इन कार्य सूचक क्रियाओं को। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे बता रखे हैं आपको। जैसे पहला उदाहरण उसी ईदगाह कहानी से हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी ईदगाह कहानी का सारांश बता सकेंगे, यानी कि जो ईदगाह कहानी जो हमें पढ़ाया गया है, जो हम पढ़े हैं, वो उसका सारांश बता सकेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए पहले उस बच्चे को या इस विद्यार्थी को ईदगाह कहानी समझना होगा। उस कहानी को उसको पूरा समझना होगा, हाँ क्या कहानी था, कहानी का मूल भाव क्या था, क्या कहा गया है कहानी में, वो तभी उसको सारांशित कर सकेगा। वो अगर वो कहानी नहीं समझ पाया है तो वो उसको सारांश नहीं बता सकेगा। तो वो हो गया बोधात्मक स्तर का। फिर दूसरा आप बता सकते हैं कि विद्यार्थी ईदगाह कहानी के हामिद के चरित्र को अपने शब्दों में बता सकेंगे। आपने बच्चों को 40 मिनट में, 1 घंटे में ईदगाह कहानी पढ़ाई, आपने बताया कि हाँ हामिद बच्चा कितना अपनी माता के प्रति प्रेम रखता है, कि वो सारे बच्चे खिलौने लाते हैं उस उम्र के, लेकिन उसके लिए वो अपने माँ के लिए चिमटा लाता है वो। तो यानी जो भी पूरी कहानी बताएंगे तो उसमें एक हामिद का चरित्र उभर कर आएगा वो। तो उस चरित्र को विद्यार्थी अपने शब्दों में बता सकेंगे। तो इसके लिए भी उसको समझ की जरूरत होगी। वो पहले समझेगा कि हाँ हामिद का चरित्र कैसा है, हामिद बच्चा कैसा था, तो अपने शब्दों में। तो जब अपने शब्दों में उसको बताना होगा तो उसको समझ आवश्यक है, उसको बोध होना आवश्यक है। फिर तीसरा है विद्यार्थी मेले में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के खिलौनों का वर्गीकरण कर सकेंगे। यानी कि वर्गीकरण आप जानते हैं कि कैसे वर्गीकरण, हाँ ठीक है, आप बच्चों से कहेंगे अच्छा आप ये बताइए कि कौन कौन से खिलौने मेले में, प्लास्टिक के मिलने वाले खिलौनों के नाम कुछ बताइए, कुछ मिट्टी के खिलौने के नाम बताइए, उनका वर्गीकरण करिए। या बच्चों को हम कुछ खिलौनों के नाम लिख कर दे देंगे या फोटो बनाकर उनको चित्र बनाकर दे देंगे और कहेंगे इनको वर्गीकरण करिए कि कौन से प्लास्टिक के हैं, कौन से मिट्टी के हैं। तो क्या होगा, इससे पहले उसको समझना होगा कि हाँ प्लास्टिक के खिलौने कैसे होते हैं और मिट्टी के कैसे होते हैं। वो ज्ञानात्मक स्तर का है। वहाँ पे वो पहचान, हमने बताया उनको पहचान कर सकेगा। यहाँ पे है उसको वर्गीकरण कर सकेगा, यानी बता सकेगा और नाम उसमें जोड़ सकेगा। तो ये है आपका बोधात्मक स्तर के उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक स्तर से थोड़ा सा इसका कहा जाए कि स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, यानी ज्ञानात्मक स्तर पर हम सामान्य बातों को कहते हैं, और यहाँ पे कह रहा है बोधात्मक स्तर पर कि जो पढ़ाया जाता है उसको समझकर उसका उल्लेख करना। जैसे हमने कुछ क्रिया शब्द सूचक का प्रयोग किया। एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम उद्देश्य लिखते हैं, उद्देश्य वैसा होना चाहिए जिसको प्राप्त किया जा सकता है।
यानी कि जब आप विशिष्ट उद्देश्य लिख रहे हैं तो विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार से लिखा जाता है कि जिसको वो प्राप्त किया जा सके। हम समान शब्द में नहीं लिखते हैं, इसलिए हम कहा था कि व्यवहारिक शब्दों में उद्देश्यों को लिखिए, यानी कि उस 40 मिनट में, उस 1 घंटे में हम उसको प्राप्त कर सकें। हम ये नहीं लिख सकते हैं कि विद्यार्थी ईदगाह कहानी का बोध कर सकेंगे, या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि विद्यार्थी हामिद के चरित्र को समझ सकेंगे। ये हम नहीं लिख सकते, क्योंकि बोध कर सकेंगे, समझ सकेंगे। अब समझ सकेंगे वो आप कैसे माप सकेंगे? यानी कि समझना, आपको कैसे पता कि बच्चा समझा है कि नहीं समझा है वो? तो अगर आप लिखते हैं कि विद्यार्थी हामिद के चरित्र को समझ सकेगा वो, तो वो विशिष्ट उद्देश्य गलत है, उसको इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। तो इसीलिए क्रियासूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी उद्देश्य वैसे लिखे जाते हैं जिसको हम उस कक्षा में माप सकें, पता कर सकें कि हाँ इसकी प्राप्ति हुई है कि नहीं। इसलिए ये जो भी उद्देश्य देखिए, सारांश बता सकेंगे, शब्दों में बता सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे। ये सब जितने भी ये प्रयोग हुए हैं क्रियासूचक शब्द, इसको आप माप सकते हो कक्षा में। जब पाठ समाप्त होता है तो आपको पता चल सकता है कि हाँ बच्चे सारांश बता रहे हैं कि नहीं। अगर बता रहे हैं तो आपका वो उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अगर बच्चे हामिद के चरित्र के अपने शब्दों में बता रहा है तो आपके इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई। तो ये इसलिए कह रहा है कि जब भी आप उद्देश्य लिखिएगा, आप बिल्कुल उस शब्द में लिखें जिससे उसको मापा जा सके। अब हम आते हैं अब आपका तीसरा, प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक उद्देश्य। यहाँ पे मैंने प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक में लिखा है। वो जो आप देखे होंगे ब्लूम के, तो उन्होंने प्रयोग किया था, एप्लीकेशन किया था। तो क्योंकि हम हिंदी शिक्षण के में जब हम प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर हम कौशलात्मक करते हैं, क्योंकि प्रयोगात्मक मुख्यतः विज्ञान गणित में प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी भाषा में तो हम कौशलात्मक उद्देश्य का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक उद्देश्य से तात्पर्य पढ़ाए जाने वाले पाठ के उन विशिष्ट उद्देश्यों से है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी किसी कौशल को प्रदर्शित करता है। प्रयोगात्मक क्या है? हाँ, आपको सिखाया जाता है विज्ञान में कि हाँ ये चीज़ें हैं, 2 लिक्विड को मिला दीजिए तो तीसरा बन जाएगा। तो आप क्या करते हैं? लैब में जाकर प्रयोग करते हैं। गणित में क्या होता है? आपको सिखाया जाता है कि 2 + 2 = 4। तो आप सिखाया जाता है कि हाँ आप दुकान पे जाएंगे, आपको 2 टॉफ़ी लेनी है, 1 टॉफ़ी का मूल्य 2 रुपये हैं, तो कितने पैसे देंगे? तो वो क्या है? वो प्रयोगात्मक है, वो कौशल है उसका। वो यानी कि वो दैनिक जीवन में प्रयोग करना ही बेसिकली है वो उसका कौशल। तो हिंदी भाषा में भी यही होगा। इसका हम कुछ कार्य सूचक क्रियाएं देखते हैं, फिर हम बात करते हैं। इसमें जो प्रयोग होते हैं शब्द वो हैं प्रदर्शन करना, प्रयोग करना, गणना करना, तर्क करना, निष्कर्ष निकालना। ये प्रयोग होते हैं आपके प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक उद्देश्य में। ये शब्द प्रयोग जरूर होना चाहिए जब भी आप इस उद्देश्य को लिखेंगे। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। विद्यार्थी ईदगाह पाठ को उचित मात्राओं का ध्यान रखते हुए शुद्ध रूप से पढ़ सकेंगे। ये भी कौशल है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उचित आरोह आरोह का ध्यान रखते हुए, मात्राओं का ध्यान रखते हुए अगर शुद्ध रूप में उस पाठ को पढ़ ले रहा है वो, तो क्या हो रहा है? उसका वो कौशल विकसित हो रहा है, वो पढ़ने का कौशल विकसित हो रहा है। वो जो हिंदी भाषा के जो 4 कौशल हैं, यानी कि श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, इनको ही अगर विकसित करें आप इन कौशलात्मक उद्देश्य में, तो आपको उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए। विद्यार्थी ईदगाह पाठ में आए कठिन शब्दों का वाक्य प्रयोग कर सकेंगे। यानी कि कठिन शब्द, जो भी शब्द आ रहे हैं वो उनको वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। वो जो नए शब्द आ रहे हैं उनका आप बच्चों से वाक्य प्रयोग करवा रहे हैं, तो वो भी क्या रहा है? वो भी उनसे कौशल विकसित हो रहा है वो। और आप लिख सकते हैं इसमें कि विद्यार्थी अपने माँ के प्रति भावनाओं को प्रदर्शित कर सकेंगे। आप कहानी पढ़ाएंगे, फिर बच्चों से पूछ सकते हैं, हाँ ठीक है, आप अपने माँ के लिए क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं घर में।
कैसे अपनी माँ का सहायता करते हैं, कैसे क्या आप अपनी माँ का प्रति जो भी भावना है उसको आप प्रदर्शित कर सकेंगे। तो ये है प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक, यानी कि जो कौशल का जो सीख रहा है बच्चा उस पाठ से उसका प्रदर्शित करना। तो इसलिए तीसरा थोड़ा सा ये भी देखेंगे आप तो बोधात्मक से थोड़ा सा स्तर बढ़ गया इसका। वो कैसे? क्योंकि दैनिक जीवन में आप प्रयोग कर रहे हैं, वो आपको बताया गया कि हाँ उचित आरोह अवरोह एवं मात्राओं का ध्यान रखते हुए आप पाठ को पढ़ेंगे। फिर आप बच्चों से वही प्रयोग करा रहे हैं, ठीक है आप पढ़िए, आप उचित आरोह अवरोह और मात्राओं के ध्यान रखते हुए पढ़िए। बच्चे उसको पढ़ते हैं, शुद्ध रूप में पढ़ते हैं वो। तो ये हो गया आपका प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक उद्देश्य। तो हम लोगों का आज यही था, 3 मुख्य उद्देश्य पढ़ना था विशिष्ट उद्देश्य में। क्योंकि जब आप पाठ योजना बनाते हैं इन्हीं 3 स्तर के उद्देश्य हम प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने बात की हिंदी शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। हमने बात किया कि विशिष्ट उद्देश्य क्या है, यानी कि वह उद्देश्य जिसकी प्राप्ति एक पाठ के द्वारा की जा सके, जिसका प्राप्ति एक निर्धारित समय में किया जा सके। जो उद्देश्य हैं वो बेंजामिन बीएम ब्लूम महोदय ने दिया था। खास तौर से उसको 3 प्रकार बताए थे, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। हम लोगों ने आज इस वीडियो में ज्ञानात्मक पक्ष के 3 स्तरों की बात की, ज्ञान, बोध, प्रयोग। इन सबको लिखने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसकी चर्चा की। इन सब का हमने उदाहरण दिया कि कैसे इसको हम व्यवहारिक शब्दों में लिखा जा सके। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि पाठ समाप्ति के बाद जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, जब हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, तो उसकी प्राप्ति हुई है कि नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि इनको हम व्यवहारिक शब्दों में लिखा जाए। और व्यवहारिक शब्दों में लिखने के लिए यह अति आवश्यक है कि जो शब्द को बताया गया है उसको आप जरूर यूज करिए या प्रयोग करिए। यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखते समय कौन से शब्द प्रयोग किए जाएंगे, बोधात्मक स्तर के उद्देश्य लिखने के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाएंगे, और कौशलात्मक स्तर के उद्देश्य लिखने के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाएंगे। इन शब्दों को जरूर प्रयोग करें, तभी आप एक व्यवहारिक रूप में विशिष्ट उद्देश्यों को अच्छे प्रकार से लिख सकेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।